अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स ETS 202 का टॉपिक नंबर 1 to 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1 में बेसिकली बताया गया है कि एथिक्स क्या है, इसके रिलेशन क्या है फिलोसफी के साथ। तो एथिक्स को समझने से पहले ये लाजमी है कि हम फिलोसफी को समझ लें कि फिलोसफी एक्चुअली में है क्या। अब फिलोसफी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जो इसका बेसिक मतलब ये है लव ऑफ विजडम। लव इज समथिंग योर फ्रेंडशिप। जैसे कि अब फिलोसफी के यहाँ पे दो जो है वो उनको दो वर्ड से डिराइव हुआ है फिलोसफी। एक है फ्लिया और एक है सूफिया। फ्लिया का मीन है लव या फ्रेंडशिप और सूफिया का मतलब है विजडम। विजडम कहते हैं बेसिकली इंटेलिजेंस को या आपकी थोड़ी सी दनाई या हिकमत अमली के जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनको कहते हैं। जो फिलोसफी बेसिकली लव ऑफ विजडम को शो करते हैं। उसके अलावा जो फिलोसफी है वो एक क्यूरियोसिटी है, मतलब लाइक उसमें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं सच के बारे में, अक्लमंदी के बारे में। जैसे इसके मेन जो बिग 3 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं वो ये हैं कि व्हाट इज नॉलेज, और व्हाट इज द एग्जिस्टेंस, और व्हाट इज द नेचर, हाउ शुड वी लिव। मतलब बेसिकली जो फिलोसफी है वो क्वेश्चन ये करती है कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, आप क्यों हो, आपका दुनिया में आने का पर्पस क्या, आपको क्यों भेजा गया, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो फिलोसफी डिस्कस करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे बात की गई है वो बात की गई है यहाँ पे 3 बिग क्वेश्चंस और यही इसके 3 मेन एरियाज भी कहलाते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्कस किया गया एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। सो एपिस्टेमोलॉजी है कि व्हाट इज नॉलेज। अब इसमें हम डिस्कस ये करते हैं कि बिलीव्स क्या है, ट्रुथ्स क्या है, नॉलेज को स्टडी कैसे किया जाता है और उसके अलावा किस जो चीज़ें हम उन्हें किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, हाउ वी परसीव द थिंग्स। एपिस्टेमोलॉजी में ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सेकंड में यहाँ डिस्कस किया गया मेटाफिजिक्स के बारे में। सो मेटाफिजिक्स बेसिकली इसमें क्वेश्चन ये होता है हमारे कि व्हाट एग्जिस्ट एंड व्हाट इज इट्स नेचर, कि क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, क्या चीज़ दुनिया में है और उसकी नेचर क्या है। जस्ट लाइक के क्या एग्जिस्टेंस क्या है, वो क्यों बनी है, उसके फ्रीडम के बारे में क्या क्वेश्चन है। जस्ट लाइक अगर एक विमेन है तो पहले तो हम ये देखेंगे कि वो एग्जिस्ट कैसे करती है, वो एग्जिस्ट क्यों करती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे उसकी नेचर कैसे है, कि मतलब ये क्यों बनी है, उसके अलावा उसको फ्रीडम क्यों नहीं मिल रहा, या इसको लिबर्टी क्यों नहीं मिल रही, या अगर वो मिल रही है तो वो अपने जो राइट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कैसे कर रही है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो फिलोसफी में हम देखते हैं। थर्ड मेन ब्रांच है इसकी एथिक्स, हो गया हम आगे स्टडी करने वाले हैं। अब एथिक्स से बेसिकली बात ये की जाती है कि हाउ शुड वी लिव, कि हमें रहना कैसे चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि किसी सोसाइटी में, किसी दुनिया में रहने के लिए आपको किस डिफरेंट किस्म के मॉरल कोड और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो एथिक्स उसी का एक नाम है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि मोरालिटी क्या है, मतलब मॉरल चीज़ें क्या है, उसमें मोरालिटी पे फोकस किया जाता है, और बैड चीज़ें क्या कर रहे हैं, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड क्या है, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। ओवरऑल जो हमारे प्रिंसिपल्स या जो हमारे रूल्स है सोसाइटी में रहने के, उनको हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहाँ बात की गई एथिक्स एंड मोरालिटी के बारे में। सो एथिक्स जो है वो भी एक ग्रीक वर्ड है, एथोस से निकला है, जिसका मीन है करेक्टर। अब जाहिर सी बात है कि अपने आप करेक्टर को जज करना कि किस तरीके से आपका करेक्टर जो है वो अच्छा बिहेव कर रहा है या बुरा बिहेव कर रहा है, लोगों पे आपके करेक्टर का क्या इन्फ्लुएंस होगा। सेकंड पे यहाँ बात की गई है मोरालिटी के बारे में। सो मोरालिटी बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, ये आपको अगर एमसीक्यूज में है सो डू रिमेंबर इट के लैटिन मोरालिटी इट्स अ लैटिन वर्ड, और एथिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है। अब मोरालिटी बेसिकली मोरल से निकला है, जिसका मीन है कस्टम्स और मैनर्स। जाहिर सी बात है कि अब मैनर्स आपके मोरालिटी में आपके मॉरल कोड्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं कि किस तरीके से आप उसे फॉलो करते हो। अब जब हम एथिक और मॉरल को जो मोरालिटी से अगर हम इकट्ठा देखते हैं तो यहाँ पे बात ये की गई है कि किस तरीके से जो फिलोसफी है वो एथिक्स में एक स्पेसिफिक ह्यूमन वैल्यूज़ को और जो डिफरेंट चीज़ें उनको कंडक्ट कर रही है और उनको ओवरऑल स्टडी कर रही है। अब यहाँ पे फर्दर कुछ बताया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एंड बैड एक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पीनेस एंड प्लेयर, मतलब कि जो गुड एक्शंस हैं वो हैप्पीनेस और प्लेयर लेके आएंगे, बल्कि जो बैड एक्शंस हैं वो अनहैप्पीनेस और पेन लेके आएंगे। उसके बाद एक्सेलेंस और परफेक्शन है।
गुड एक्शंस जो हैं आपके उसमें एक्सेलेंस होगा, परफेक्शन होगी, और जो बैड एक्शंस है उसमें लेक ऑफ एक्सेलेंस होगा, उसमें डिफेक्ट्स होंगे। हार्मनी एंड क्रिएटिविटी है जिसमें आपके जो राइट एक्शंस हैं वो लोगों को क्रिएटिव होने में हेल्प करेंगे, उनको टुगेदर करने में, उनको इकट्ठा करने में जो है वो हेल्प आउट करेंगे। बट आपके जो रॉन्ग एक्शंस हैं वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट करेंगे, मतलब वो लोगों में डिसबिलीफ लेके आएंगे और उसके अलावा उनको वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में ले आएंगे, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी उनकी। अब बात करते हैं एथिक्स की। सो एथिक्स बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो एथिक्स इज अ स्टडी जिसमें आप ये डिस्कस करते हो कि जो लोग हैं वो राइट और रॉन्ग में किस तरीके से बिलीव करते हैं और वो किन चीज़ों को अच्छा समझते हैं, किन को बुरा समझते हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं। ठीक है, इन सिंपल जो है कि एथिक्स इज अ स्टडी ऑफ what people believe in right and wrong, good and bad. It also look how we use these ideas in our lives. Like कि अगर बैड काम कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा और अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। एथिक्स हमारा ये डिस्कस करता है। अब आगे यहाँ पे डिस्कस किया गया 3 मेन एरियाज ऑफ एथिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास नॉर्मेटिव एथिक्स। इसमें इसकी जो स्टडी है डिटरमिन करती है कि किस तरीके से आपके जो राइट और रॉन्ग एक्शंस हैं वो कैसे लोगों के लिए मतलब कि वो अफेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से लोग हमें उसके बाद प्रिजीव करेंगे या फिर लोगों को किस तरीके से अपने एक्शंस को प्रिजीव करना चाहिए। उसके बाद है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स में आप एनालाइज करते हो लैंग्वेज को और कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स को, और उसके अलावा इसमें जो एथिकल सिस्टम है बिहाइंड द रीजनिंग उसको भी देखते हो। थर्ड पे बात की गई है अप्लाइड एथिक्स के बारे में। तो इसमें आप एग्जामिन करते हो किस तरीके से जो एथिकल वैल्यूज है रियल लाइफ सिचुएशंस में वो काम आते हैं, जैसे कि बिजनेस है, इन्वायरमेंट है, मेडिसिन है, कम्युनिकेशन है। जस्ट लाइक ए बिजनेस में अगर कोई आपका मैनेजर है तो आपको प्रॉपरली फी आपकी जो वेजेस हैं वो पे आउट कर रहा है या नहीं, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आप मोरालिटी में देखते हो, जो आपकी अप्लाइड एथिक्स है उसमें। नेक्स्टली यहाँ पे डिस्कस किया गया वैल्यूज एंड मोरालिटी। सो अब यहाँ पे बेसिकली बातें करते हैं किस तरीके से जो एथिक्स हैं वो आपको ओवरऑल जो आपकी हाउ यू शुड लिव योर लाइफ उसको मतलब इस किस्म के जो एक्शंस हैं वो सिखाते हैं। उसके अलावा किस टाइप का आपको बंदा बनना चाहिए, किस टाइप का आपको पर्सन होना चाहिए, वो सब चीज़ें एथिक्स में आप सीखते हो जो मोरालिटी की वैल्यूज़ में आता है। उसके बाद यहाँ पे 2 टाइप्स दी गई हैं वैल्यूज़ की, इंस्ट्रिक्ट वैल्यूज़ और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। इंस्ट्रिक्ट इज समथिंग के जो आपके अंदर इनहेरिटेड होती है, आप किसी से लेते नहीं हो इस किस्म की जो वैल्यूज़ हैं आपकी। सेकंड पे बात की कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ की ऐसी वैल्यूज़ है जो कि आप अचीव करते हो बाय डूइंग समथिंग एल्स। ओवरऑल इसमें ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। So let's come to the next chapter, chapter number 2, morality as compared with other normative subjects. So इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस ये किया गया किस तरीके से जो मोरालिटी है वो नॉर्म्स के साथ डील करते हैं, किस तरीके से उसका जो मेन कंसर्न है वो 3 चीज़ों के साथ है, रिलीजन, लॉ और इक्विटी। अब जो मोरालिटी है ना वो बेसिकली आपके नॉर्म्स, आपके वैल्यूज़, आपके जो मॉरल कोड्स हैं उसके साथ वो डील आउट कर रही है, जिसमें आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है एक ह्यूमन बीइंग को कि उसे किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए और क्या उसको एक्शंस जो अपनी लाइफ में परफॉर्म करने चाहिए। और उसके अलावा मोरालिटी आपको बताती है कि आपके लिए क्या काम अच्छे हैं, क्या गलत है, मतलब जो आपकी इनर मोरालिटी है आपको आपके एक्शंस को गाइड करती है, आपको जो है डिफरेंट किस्म के डिसीजन लेने में हेल्प आउट करती है। अब यहाँ पे इसको 3 जो है वो रेफरेंसेस के साथ हमने जो है वो स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है मोरालिटी एंड रिलीजन। अब इसमें जो कॉमन ग्राउंड है मतलब जो बेसिक जो सेम बात है वो ये है इसकी पहली कि जो मोरालिटी और रिलीजन है वो गाइड करते लोगों को कि क्या चीज़ कि किस तरीके से आपने बिहेव करना है, वो चीज़ सेम है। जैसे लाइक मोरालिटी भी ये कहती है कि अच्छे तरीके से बिहेव करो और रिलीजन भी ये कहता है कि अच्छे तरीके से बिहेव करो। उसके बाद अगर इसके डिफरेंसेस की बात की जाए तो जो मोरालिटी है वो उसको रिलीजियस मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा जो है ये लाइक इट स्टैंड ऑन इट्स ओन। और उसके अलावा जो है यहाँ पे ये रीजन और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं। रिलीजियस एथिक्स जो है वो बेस करते हैं डिवाइन की अथॉरिटी पे या जो मतलब कि खुदा ताला पे उन पे।
और उसके अलावा इसमें वर्टिकल एक स्पिरिचुअल डायमेंशंस भी होती हैं, बट जो मोरालिटी है वो नॉन सेकुलर सेकुलर होते हैं, जिसमें रिलीजियस जो है वो चीज़ें नहीं होती, जो एथिक्स पे फोकस तो करती है बट हॉरिजेंटली फोकस करती है, मतलब पैरेलल फोकस करती है। वो ये नहीं देखती कि स्पिरिचुअलिटी में कोई है या नहीं है, वो विदाउट एनी फियर जो है वो गॉड को इन्वॉल्व किए बिना जो है मोरालिटी वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो परफॉर्म करती है, बट रिलीजन जो है वो गॉड को या अल्लाह ताला को उसके अंदर ऐड करता है। सेकंड पे बात की गई मोरालिटी एंड लॉ के बारे में। सो अब इसमें ये देखना है कि मोरालिटी और लॉ में डिफरेंसेस क्या और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। सो मोरालिटी में जो सिमिलैरिटीज़ हैं मोरालिटी और लॉ में, वो ये कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये वेलबींग और सोशल हार्मनी को बेसिकली और जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व का जो सारा प्रोसीजर है उसको प्रमोट करते हैं। बट डिफरेंसेस इसमें ये है कि कुछ लॉज जो हैं वो इमोरल भी होते हैं, जैसे कि स्लेवरी को परमिट देना या फिर इस किस्म के जो लीगल वैलिड चीज़ को लीगल करना बेसिकली स्लेवरी को, बल्कि जो मोरालिटी है वो उसको स्लेवरी को बिल्कुल भी लीगल नहीं समझती। सेकेंडली जो मोरालिटी है वो कवर करती है कुछ ऐसे एरियाज़ को लॉ के जहाँ पे जो है वो जनरली लाइक झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट जो इमोरल है झूठ बोलना इलीगल भी है, बट लॉ में काफ़ी जगह पे जो है वो झूठ बोला भी जाता है। और उसके बाद जो है ये फिजिकल और फाइनेंशियल पेनल्टीज़ को भी जो है वो इन्फोर्स कर रहा है लो, बल्कि जो मोरालिटी है वो इन चीज़ों को जो है इन्फोर्स नहीं कर रही, बल्कि वो इसमें ये कर रहा है वो कंसाइंस को रेपुटेशन वगैरह को मोरालिटी ज़्यादा प्रमोट करती है। थर्ड पे बात की जाए तो इधर है मोरालिटी एंड इक्विटी एडवोकेटी बेसिकली इसमें यह है कि फोकस करते हैं इनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो ये कि जो सोशल कस्टम्स पर फोकस करते हैं, पोलाइट बिहेवियर पर, कि किस तरीके से आपने ड्रेसअप होना है, लोगों से कैसे मिलना है, और उसके अलावा किस तरीके से आपने अपने रिचुअल्स या अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट करना है। डिफरेंसेस ये है कि जो एटिक्वेट है जो आपके एटिकेट्स हैं वो डील करते हैं फॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर के साथ, जो कि मॉरली डीप नहीं होते। सेकेंडली ये कि जिसमें जो है बेसिकली वो ये कि एटिकेट जो है वह आपके मॉरल ऑफेंसिव को भी इग्नोर कर सकते हैं, इंसेंटिविटी को भी देख सकते हैं, आपके कल्चरल जो सर्कमस्टांसेस हैं उस पर। और जो लास्ट पे है वो ये कि जो एटिकेट्स हैं वो मोर अबाउट द सोसाइटी प्रेफरेंसेस है, बल्कि जो मोरालिटी है वो फंडामेंटल ट्रूथ्स को भी क्लेम करती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस की गई हैं, जस्ट लाइक लिमिटेशंस ऑफ लॉ एटिकेट्स एंड रिलीजन्स। तो लॉ की लिमिटेशन ये है, मतलब कि उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो लॉ है वो सोशल इश्यूज़ को और जो इन्फोर्स डिज़ायर्स हैं या डिज़ायरेबल रूल्स हैं उनको वो कवर नहीं करता। एटिकेट्स की बात करें तो यहाँ पे ये बेसिकली जो है पर्सनल या फिर सोशल एग्जिस्टेंस की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी एड्रेस नहीं कर रहा। उसके अलावा कल्चरल इन्वेंशंस को देख रहा है, बल्कि जो मोरालिटी है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्कवर कर रही है। थर्ड पे रिलीजन की बात कीजिए तो ये अथॉरिटी और रेवलेशन पे बेस करता है, मतलब गॉड के ऊपर बेस करता है। इस किस्म की चीज़ें जो हैं इसमें थोड़ी सी वो लिमिटेशंस में आती हैं। फिर यहाँ बात की गई कंपैरिजन चार्ट के बारे में। जो कंपैरिजन चार्ट में बेसिकली डिस्कस ये किया गया कि इसमें नॉर्मेटिव डिसजंक्ट्स क्या है, उसके अलावा सनकेशंस क्या है। जो एथिक्स की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एथिक्स में राइट और रॉन्ग को डिफाइन किया जाता है एज अ कॉन्साइंस, और उसके अलावा ये रीज़न के तौर पर सनकेशंस में भी ये कौन सी जो रेपुटेशन है इसको आप चार्ट को एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। अब फर्दर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सो इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। ओके, सो इसमें अब डिस्कस ये करना है कि बेसिकली मॉरल प्रिंसिपल्स हैं क्या, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फर्दर क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉरल प्रिंसिपल एक ऐसी आपकी गाइड है जो कि आपको बेसिकली ऐसा रूल्स का सेट है जो आपको आपके एक्शंस के रिगार्डिंग गाइड करता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। अनलाइक इससे रूल्स ऑफ एटिकेट्स नहीं देखना, रिलीजियस रूल्स या उनको नहीं देखना, सिर्फ मॉरल प्रिंसिपल्स यूनिक हैं बिकॉज वो आपके एक्शंस को गाइड करने में आपके जो है वो उस पर फोकस होता है उनका, और आपको बताते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इनका बेसिक पर्पस ही है।
अब यहाँ पे इसके 5 फीचर्स बताए गए हैं, मेन जो 5 फीचर्स है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल है पर्सपेक्टिविटी। अब यहाँ पर जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं ये एक्शन गाइडिंग होते हैं। उसके अलावा ये आपको बताते हैं व्हाट शुड वी डू और व्हाट शुड वी नॉट डू। जैसे कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी और लोगों की हेल्प करनी है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें बताई जाती हैं पर्सपेक्टिविटी में। सेकेंडली बात की गई यूनिवर्सबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पे जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो हर किसी पे अप्लाई होते हैं इन सिमिलर सिचुएशंस। जैसे कि अगर कोई बंदा कुछ गलत कर रहा है या फिर उस बंदे के लिए कोई चीज़ गलत है तो वो दूसरों के लिए भी वो चीज़ जो है वो गलत होगी। जस्ट लाइक अगर झूठ बोलना एक बंदे के लिए गलत है तो वो सबके लिए गलत है, चाहे वो अमीर ही कितना हो, चाहे वो गरीब ही कितना हो। उसके अलावा इसमें यही बात की गई कि हर किसी के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सेम है, चाहे वो सिचुएशन कोई भी हो। उसके बाद यहाँ पे ओवर रिजिडनेस के बारे में बात की गई है। सो यहाँ पे मोरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं as compared to consideration। जैसे कि इसमें पर्सनल गेन या लीगल रूल्स आ सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे बात की कि अगर कोई काम ऐसा है जिसे करना लीगल है बट मॉरली वो रॉन्ग है तो मॉरल प्रिंसिपल्स को आप प्रेसिडेंस दे सकते हो, मतलब उसकी जगह आप उस काम को वो कर सकते हो। फर्दर बात की गई यहाँ पे पब्लिसिटी के बारे में। सो मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो बेसिकली हर किसी को गाइड ये करते हैं कि इफेक्टिवली बिहेव करो, अपना मोरल कीप रखो। उसके अलावा सीक्रेट्स और जो भी डिफेट्स वगैरह उन सब चीज़ों को पे भी फोकस करो। प्रैक्टिसिबिलिटी की बात की गई, प्रैक्टिसिबिलिटी जो यहाँ पे मोरल प्रिंसिपल जो हैं वो भी फोकस कर रहे हैं मेनली प्रैक्टिकल पे और रियलिस्टिक चीज़ों पर। और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हमें लोगों से उन चीज़ों की डिमांड नहीं करनी चाहिए जो हम खुद फॉलो ना करते हो, मतलब ह्यूमन लिमिटेशंस को भी कंसिडर यहाँ पे करना चाहिए। बेसिकली इसमें बात ये की गई है। आगे डोमिनेंस ऑफ एथिकल असेसमेंट के बारे में बात किया कि एक्शंस जो हैं वो कैसे होने चाहिए, मतलब जो एथिक्स की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट में कैसे आपके बिहेवियर को शेप करती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्कस किया गया एक्शन को कि आपका राइट एक्शन है या रॉन्ग है, ऑब्लिगेटरी है, ऑप्शनल है, कॉन्सिक्वेंसेस के बैड भी हो सकते हैं और गुड भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैरेक्टर भी वर्चुअस हो सकता है, वीकेस भी हो सकता है, न्यूट्रल, गुडविल। उसके बाद मोटिव्स की बात की गई कि मोटिव जो है आपका गुडविल भी हो सकते हैं, इविल विल भी है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ओवरऑल इसमें यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद बात की गई यहाँ पे टाइप ऑफ एथिकल थ्योरीज। बेसिकली इसमें है तो नहीं बट मैंने थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया है जिसमें आपकी कुछ थ्योरीज आती हैं जो आपके लिए एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिओन्टोलॉजिकल थ्योरीज हैं, टेलियोलॉजिकल थ्योरीज हैं आपके पास। उसके बाद इसमें आती है आपके पास वर्चू एथिक्स और मोटिव बेस्ड थ्योरीज। और फर्दर ये कि इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि आप किस तरीके से एग्जामाइन कर सकते हो हर एक चीज़ को, इनको पढ़ के उसके रिगार्डिंग। उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं, मोटिव्स क्या हैं, इनको डिस्कस किया गया। अगर यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। देयर यू गो। ऑप्शनल एक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पे थ्योरीज को बेसिकली डिस्कस भी किया बट प्रॉपरली इसके नाम नहीं दिए हैं, ये टाइप्स हैं आपकी थ्योरीज के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे थ्योरी डिस्कस की गई है वो डीओन्टोलॉजिकल थ्योरी है, जो कि ग्रीक वर्ड है डियोन, ड्यूटी से लिया गया। ये एम्फसाइज करता है नेचर ऑफ एक्ट इटसेल्फ पे। उसके अलावा उसके कुछ एक्शन इनहेरेंटली राइट भी हो सकते हैं या रॉन्ग भी हो सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। सेकेंडली कॉन्सिक्वेंसेज में डिस्कस की गई है टेलियोलॉजिकल थ्योरी। अब इसमें जो है उनका फोकस होता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शंस पर। और थर्ड पे बात की गई यहाँ पे वर्चू एथिक्स के बारे में। सो वर्चू एथिक्स में अरिस्टोटल एथिक्स पे आते हैं उसके एग्जाम्पल के तौर पे, जहाँ पे वो फोकस करता है कैरेक्टर पे, किसी भी पर्सन जो कि किसी भी एक्टिंग पर्सन के ऊपर। लास्ट से बात की गई मोटिव्स की। तो मोटिव्स में भी इट्स अ मोटिव बेस्ड थ्योरी। अब यहाँ पे हम एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेंशंस पे बिहाइंड द एक्शंस। ओवरऑल चैप्टर में यही डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो आपकी थ्योरीज हैं या जो आपके डिसीजंस हैं वो कैसे आपके कॉन्सिक्वेंसेस पर डिपेंड करते हैं, या ओवरऑल जो हमने इसमें पहले पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक इंसान को कैसा होना चाहिए, कैसे उसको बिहेव करना चाहिए।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 4, द पर्पस ऑफ मोरालिटी। सो अब यहाँ पे डिस्कस ये किया गया कि मोरालिटी बेसिकली है क्या। सो मोरालिटी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें हेल्प आउट करती है समझाने में या ये चीज़ें शेप करने में कि हाउ शुड वी लिव और हाउ शुड वी बिहेव। ये हमारे एक्शंस को गाइड करती है, हमारी लाइफ को बेटर बनाती है। मोरालिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में फर्दर बात की गई है। सो मोरालिटी की इम्पोर्टेंस इज समथिंग लाइक कि जो सुकरात था उन्होंने कहा था कि एन एग्जामाइन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अब इसका मतलब ये है कि वो नीड टू थिंक कि किस तरीके से हमें अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए और क्यों गुजारनी चाहिए। ह्यूमंस यूनिक है बिकॉज वो बोल सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं, वो कोऑपरेट कर सकते हैं, बल्कि जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ अडॉप्ट करते हैं टू देयर एनवायरनमेंट, मतलब वो सिर्फ लाइक खाना पीना और इस किस्म की जो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं बस वही हैं। अब जो मोरालिटी है वो ह्यूमंस में है, सो ये हेल्प आउट करती है कि आप अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सको, इमोशंस यूज़ कर सको, रीजनिंग कर सको और अपने जो ट्रू हैप्पीनेस है उसको भी लीड अप कर सको। ओवरऑल इसमें जो है ये बात की गई। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस किया गया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रीजन एंड डिज़ायर। सो दिस इज समथिंग कि जहाँ पे उन्होंने बताया कि कुछ डिज़ायर्स ऐसी भी होती हैं समटाइम्स जो क्लैश जो है वो क्रिएट करती हैं, और जो आपका रीज़न है वो उसको लाइक रीज़न कहता है वो ठीक है, बट आपकी डिज़ायर्स फिर भी वो क्लैश आ रहा होता है। सो दिस इज समथिंग कि इसमें वो कह रहे हैं कि जहाँ पे मोरालिटी आती है वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें भी आती हैं, बट यहाँ पे आपको हेल्प आउट करता है बैलेंस करने में इंडिविजुअल की नीड्स को और उसकी विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी की मदद करनी है किसी इमरजेंसी में, सो आप को वहाँ पे आप प्रेफर करते हो कि आपको जो है वो यहाँ पे खामोश होना ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप दूसरे की हेल्प आउट कर सको और ना कि बोल कर उसका काम ख़राब करो। उसके बाद यहाँ बात की गई है इसी में कि इंडिविजुअल और कलेक्टिविज्म के बारे में लास्ट पैराग्राफ में। सो इसमें बात की गई कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो लाइक एक्ट कर रहे हैं फॉर वन सेल्फ, और जो कलेक्टिविज्म है जो एक्ट कर रहे हैं किसी भी ग्रुप के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है मॉरल लाइफ में। बिकॉज जो मोरालिटी है उसको डिफरेंट किस्म की जो है प्रोटेक्शन चाहिए होती है अपने बेनिफिट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए और एक सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहने के लिए। अब फर्दर यहाँ पे डिस्कस किया गया है पर्पस ऑफ मोरालिटी को ही डिस्कस कर रहे हैं हम फर्दर। सो यहाँ पे डिस्कस किया गया प्रिवेंटिंग क्लास के चॉस के बारे में और रिड्यूसिंग सफरिंग के बारे में डिस्कस किया गया। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स डिस्कस इट। सो प्रिवेंटिंग चॉस है, रिड्यूसिंग सफरिंग है इसमें, उसके अलावा प्रमोटिंग फ्लोरिशिंग है इसके कुछ पॉइंट्स में, और उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग, ये सब चीज़ें जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई है द प्रैक्टिकल रोल्स ऑफ मोरालिटी इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे बेसिकली बात तो की गई है इसके बारे में, बट यहाँ पे 4 थ्योरीज डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास टोटलिटरिज्म जो कि फोकस करती है ह्यूमन फ्लोरिशिंग पे, रिड्यूसिंग सफरिंग पे, मतलब कि इसमें जो सफरिंग है वो कम हो और जो ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वो मिलें आपको। आगे चल के ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम इसको भी। कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम के बारे में बात की गई, जैसे कि हॉबिन एगोइज्म जो थे उन्होंने कहा था हॉबिन्स एंड एगोइज्म में उन्होंने बेसिकली फोकस किया था रिजॉल्व करने पे, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा उस साइड पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देना चाहिए। फिर कांट्स मोरालिटी है जिसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया कि यूनिवर्सल रूल ऑफ जस्टिस होना चाहिए। फिर वर्चू एथिक्स आए जिसपे उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स जो है उनको फोकस करना चाहिए फ्लोरिशिंग करने पे अपनी थ्रू देयर वर्चुअस कैरेक्टर। ओवरऑल इसमें ये डिस्कस किया गया, उसके बाद इसकी कुछ कंक्लूजन दी गई है। अब लास्टली डिस्कस करना है हमने कल्चर रिलेटिविज्म से। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 5 में अब डिस्कस ये किया गया, पहले तो हेरोडोटस की स्टोरी सुनाई गई है, जस्ट लाइक कि वो एक जगह से, मतलब वो एक ग्रीक हिस्टोरियन की स्टोरी सुना रहे हैं डेरोस की, जिसमें उन्होंने बताया कि एक पर्शियन किंग थे डोरस, जो कि एक मतलब कि अपने ट्रैवल पे गए, वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट किस्म के कल्चर्स नोटिस किए, कल्चरल डिफरेंसेस नोटिस किए, जैसे कि वो उन्होंने एक कैरनेशन जो था एक इंडियन ट्राइब है उसको उन्होंने वहाँ पे डिस्कवर किया। एक जगह पे वो गए हुए थे तो वहाँ पे वो जो लोग थे अपने डेड फादर्स की या जो उनके भी एंसेस्टर्स थे उनकी बॉडीज खाते थे, और जो कि ग्रीक थे वो उनकी सेलिब्रेशन करते थे, मतलब कि उनको वो दफनाते थे, या ओवरऑल जो उनका प्रोसीजर था उनकी उसका
कंजप्शन का या उनका ओवरऑल जो फ्यूनरल का सारा कॉन्सेप्ट था उसको देखते थे वो। सो अब यहाँ पे उन्होंने इन दोनों डिफरेंसेस को समझने के लिए क्या किया कि उन्होंने दोनों ग्रुप के लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि आप एक दूसरे की प्रैक्टिसेस क्यों नहीं अडॉप्ट करें। तो वो लोग बड़ा डर गए इस बात को लेके कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, और मतलब फिर उन्होंने इस बात से ये इलिस्ट्रेट किया कि जो एक कल्चर है वो दूसरे कल्चर के जो प्रैक्टिसेस हैं या जो भी उनकी रिचुअल्स हैं वो अडॉप्ट नहीं करते हैं। सो यहाँ पे हेरोडोटस ने फिर कहा कि कस्टम इज़ द किंग ओवरऑल, के जो कस्टम है जो आपका कल्चर है वो ओवरऑल आपका जो है वो किंग है, वो ऑनर है, बिकॉज एक कल्चर के लोग कभी भी दूसरा कल्चर जो है वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। अब ओवरऑल इसमें यही बात की गई। अब सेकेंडली यहाँ पर डिस्कस किया गया कल्चर रिलेटिविज्म, सॉरी अंडरस्टैंडिंग कल्चर एंड रिलेटिविज्म। अब कल्चर जो है वो कस्टम, आइडिया, तो सोशल बिहेवियर का एक पर्टिकुलर ग्रुप है। उसके अलावा जो रिलेटिविज्म है ये आपके ऐसे बिलीव्स हैं जो कि आपके लाइक जो आप नॉलेज के बारे में रखते हो, ट्रुथ के बारे में या मोरलिटी के बारे में रखते हो, उसके रिगार्डिंग, इसलिए जो आपका कल्चर है वो आपकी सोसाइटी को, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ओवरऑल जो है वो देखता है। अब फर्दर जो था यहाँ पे डिस्कस ये किया गया इसके अलावा कि जो आपका कि जो एक कस्टम में अच्छा समझा जाता है दूसरा कस्टम में बुरा क्यों समझा जाता है। जस्ट लाइक अभी मैं रिसेंटली एक रिसर्च करी थी, तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो थम्स अप है उसके निशान को बहुत ही बुरा या बैड लक के तौर पर समझा जाता है, और पाकिस्तान या इंडिया जैसी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे थम्स अप को बड़ा ही अच्छा और बड़ा गुड लक के तौर पे भी शो किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें एथिकल रिलेटिविज्म के बारे में। एथिकल रिलेटिविज्म बेसिकली एजर्ट करता है मॉरल राइटनेस को, रॉन्गनेस को, जो कि वेरी करती है, चेंज करती है फ्रॉम द सोसाइटी टू सोसाइटी। और उसके अलावा ये नोट एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं है इनके, लाइक एब्सोल्यूट मॉरल स्टैंडर्ड्स इनके नहीं है। उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को राइट लेते हैं अपनी सोसाइटी में जो उससे बिलोंग करता है। जस्ट लाइक कि अब उनकी सोसाइटी में मुर्दों का गोश्त खाना इट्स अ गुड थिंग, बट दूसरे कल्चर्स में इट्स अ वेरी बैड थिंग। अब यहाँ पे फर्दर जो बात की गई, कुछ आर्ग्यूमेंट्स की बात की गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आते हैं जॉन लार्ड्स आर्ग्यूमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये कहा कि जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है वो सोसाइटीज़ में वैरी करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। और फिर सेकंड पे उन्होंने बात की कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके एक्शंस आया वो रॉन्ग हो या वो राइट हो, वो डिपेंड करते हैं उनकी सोसाइटी पर, उनकी सोसाइटी के नेचर पर। थर्ड पे उन्होंने बात ये की कि कोई भी यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टू थीसिस है रिलेटिविज्म के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल था द डाइवर्सिटी थीसिस। अब इसमें बात ये की गई कि जो मॉरल रूल्स हैं वो डिफ़र करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, जिसमें उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि कोई भी यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है। सेकंड पे बात की गई डिपेंडेंसी थीसिस के बारे में। सो इसमें कहा गया कि जो एक एक्शन है उसका राइट होना या रॉन्ग होना डिपेंड करता है आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट पे। अब इसमें वीक डिपेंडेंसी भी आई और स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी के बारे में भी डिस्कस किया गया। सो वीक डिपेंडेंसी इज समथिंग के जिसमें जो सेम मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाइड होते हैं डिफरेंटली इन डिफरेंट सोसाइटीज़। सेकंड पे स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी में ये था कि डिफरेंट कल्चर जो हैं वो क्रिएट करते हैं अपने खुद के मॉरल प्रिंसिपल्स को, जिससे फिर वो अपना फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट के तौर पे लीड अप करता है या उसके रिगार्डिंग फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और स्कॉलर है विलियम ग्राहम समर्स पॉइंट। सो देयर यू गो। अब इसमें जो डिस्कस किया गया वो ये कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए जो कि कल्चरल रिलेटिविज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बात की कि जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो लोकली क्रिएट किए जाते हैं। उसके अलावा बात उन्होंने नेक्स्ट पे की कि कोई भी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड जो है वो राइट या रॉन्ग नहीं हो सकता, और फिर कस्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं ओवर द टाइम बाय एवरेज पीपल। और लास्ट में उन्होंने बात की कि जो कल्चरल रिलेटिविज्म है वो चैलेंज करता है आइडिया ऑफ यूनिवर्सल मॉरल ट्रुथ को। फर्दर ये बात की हुई, उसके बाद यहाँ पे डिस्कस ये किया गया 6 क्लेम्स ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म आए।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्कस किया कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं उनके डिफरेंट मॉरल कोड्स हैं। सेकंड पे डिस्कस किया कि कोई भी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड जो है वो सोसाइटल कोड्स को एज बेटर जज नहीं कर सकता। थर्ड पे जो था वो ये कि जो सोसाइटी है उसके मॉरल कोड जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं अमंग मैनी पीपल्स। और फोर्थ पे ये कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है एथिक्स में, मतलब एथिक्स में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, मतलब हर किसी के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। फर्दर ये कहा गया कि एक सोसाइटी जो है वो मॉरल को डिटर्मिन करती है विद इट्स राइट एक्शन और रॉन्ग एक्शन विद दैट सोसाइटी। और लास्ट पे जो था वो ये कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए टॉलरेंस को टुवर्ड द कल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब कि हर किसी की अपनी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, तो हमें चाहिए कि हम ज़रा सा बर्दाश्त रखें खुद में ताकि हम दूसरों की कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी बर्दाश्त कर पाएँ। उसके बाद यहाँ बात की गई एनालिसिस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस आर्ग्यूमेंट्स। अब इसमें डिस्कस ये कर रहे हैं कि कल्चरल रिलेटिव जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो डिफरेंसेस हैं कल्चर में वो आउटलुक है, ताकि जिसमें आपको इंक्लूड करते हैं नो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को। फॉर एग्जांपल जो क्रीक्स है उनकी थॉट है कि डेड बॉडीज को खाना गलत है, बल्कि जो कैलेटियंस हैं वो कहते हैं कि नहीं ये काम राइट है। तो मतलब हर किसी का जो आर्गूमेंट है कल्चर पे, तो कोई आर्गूमेंट आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हर किसी का कल्चर, हर किसी की सोसाइटी एक दूसरे से डिफरेंट है। जस्ट लाइक कि अगर आप एक सोसाइटी में या एक जो है कम्युनिटी में रहने वाले जो घर हैं उनकी जो फैमिलीज हैं उन सबके जो कल्चर्स हैं वो डिफरेंट होंगे हर किसी से। तो जब आप किसी के घर पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते तो आपके पास ये भी राइट नहीं है कि आप किसी की फैमिली पे या किसी की जो है वो सोसाइटी पे जो है उनके कल्चर्स पे आर्ग्यूमेंट करो। ओवरऑल इसमें ये बात की है। उसके बाद कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये आर्ग्यूमेंट जो है एक लॉजिकल फ्लो है, और उसके अलावा फिर कुछ लोगों ने इसे डिसएग्री भी किया कि जो लाइक ऐसे किस्म का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, और जो फिर मतलब डिफरेंट किस्म की चीज़ें यहाँ पर आई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो अर्थ शेप है उस पर डिसएग्री किया कि नहीं वो गोल नहीं है वैसे है, मतलब हर किसी का अपना अपना कॉन्सेप्ट है इन सब चीज़ों को लेके। ओवरऑल वाइज में यही सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। फिर जनरलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया कि मतलब कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो एक दूसरे से मैच करती हो, हर किसी का कल्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इसके साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। सो आने वाली वीडियोज़ के चैनल को लाइक